वेलकम टू दिस क्लास। आपका नीट 30 डेज क्रैश कोर्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा डे 22 मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। सो एवरीवन इज रेडी। जैसा कि मैं सभी क्लासेस में आपको बताता हूँ, यू हैव टू बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उन्हें नोट डाउन कर सकें, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लिख सकें। सो आज हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम थ्योरी पार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रेस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स। If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same। जो हमारी एग्जाम एनालिसिस थी वो मैंने आपको कल दिखा दी थी कि इस चैप्टर से किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर भी डोंट वरी, आज की क्लास में भी मैं आपको जैसे थ्योरी हम कवर करते रहेंगे, जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका ईयर के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ईयर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब हम मूव करते हैं टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। बोहर आपको पता है फाइनल लाइंस के बारे में नहीं बता पाया था, डबल एट के बारे में नहीं बता पाया था। उसके अलावा कौन क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। मतलब स्टार इफेक्ट और जी मैन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम की तरह। कौन से? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सबसे जरूरी बात थी कि जो बोहर मॉडल था वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था। मतलब आप क्या कहेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड था। हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर, मतलब बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक। जो मैटर है वो दोनों तरह का, जो रेडिएशन है वो दोनों तरह का बिहेवियर शो कर सकती है। कौन सा? पार्टिकल नेचर भी और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कल की क्लास में कवर करी थी, जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इनको कैसे डिफाइन करेंगे और इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप थी, कुछ फॉर्मुलेज थे, वो हमने सारे फॉर्मुले देखे थे। डी ब्रोगली गेव द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा मतलब वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ ए मेटेरियल पार्टिकल। क्या रिलेशनशिप दी उन्होंने? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, जहां पर एच क्या है आप सभी को पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको पता है एक जूल में होते हैं 10⁻7 आर्ग्स। तो आप इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 आर्ग सेकेंड। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। एम पता है मास होता है, और वी क्या होती है? वेलोसिटी, और पी क्या होता है? मोमेंटम। तो इस लैम्डा को हम क्या बोल देते हैं? इस लैम्डा को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो एमसी भी आप इसे लिख सकते हैं, जहां पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आई होप सभी को पता होगी इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप लिख सकते हो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या आप लिख सकते हो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप ये समझ में आ गया। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल कर जाती है। एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ द पार्टिकल, और वी क्या है? वेलोसिटी, और पी क्या है? मोमेंटम। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपोर्टेंट फिर से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या फिर वेलोसिटी को, किसी इलेक्ट्रॉन या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन करना एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली, ये इम्पॉसिबल है। मैथमेटिकली उन्होंने एक रिलेशनशिप दी। उन्होंने क्या कहा? क्या आप कह सकते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी है पोजीशन के बारे में, और डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में। ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई रहेगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। कल हमने एक रिलेशनशिप और देखी थी, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या रहेगा? एच बाय 4 पाई। ये ध्यान रखना, कई बार ना ऐसे लिखा मिलता है आपको,
मैं आपको बता देता हूँ कई बार कैसे लिखा मिलेगा, डेल्टा एक्स इंटू पी क्या होता है, पी होता है एम वी, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है तो एम डेल्टा वी, और एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो पी एक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, वी एक्स ग्रेटर देन इजकल टू एच बाय 4 पाई। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स, एक ही फॉर्मूला है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज किया गया है सिर्फ। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको एक तरफ रख लिया और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ रख लिया। भाई एच भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14 या 22/7, और एम अगर सब एटॉमिक पार्टिकल जो भी होगा उसका मास तो फिक्स होगा। जरूरी नहीं सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, आप कोई भी पार्टिकल ले सकते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सभी पर अप्लाई हो सकता है, बट वैलिड किसके लिए है, वैलिड है बताइए किसके लिए, वैलिड है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। एम क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकल। उसके अलावा डेल्टा एक्स मैंने बताया अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी एक्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट किसके लिए रहेगा, ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बट अप्लाई आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो, बट इट इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कोई 1 ग्राम की बॉल है या कोई 100 ग्राम की बॉल है या कोई कार है, आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ बता सकते हो। बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम ने नॉट ओनली इग्नोर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो डी ब्रोगली ने बताया वो इग्नोर करा, बट ऑल्सो ये बात से भी कॉन्ट्राडिक्ट थे, बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ध्यान रखना है, कई बार हाइजेनबर्ग की फॉर्म कैसे लिखी मिल जाती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट बाय 2। ध्यान रखना ये भी, एच कट इज नथिंग दैट इज रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। क्या याद रखना है, एच कट इज रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके एवरीवन, एच कट की वैल्यू रहती है एच बाय 2 पाई। एच कट क्या रहता है, एच बाय 2 पाई। कई बार कैसे मिल जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट बाय 2। उसके अलावा कैसे मिल सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट बाय 2m। तो ये सारी फॉर्म्स आपको नोट डाउन कर के रखनी है, आपको समझना है, इन फॉर्मुलेज को याद रखना है, फॉर्मुलेज टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी सेशंस में देख रहे हैं, क्वेश्चंस हमारे देखते अटेम्प्ट हो जाते हैं, न्यूमेरिकल है तो इजीली हमें फॉर्मूला समझ में आ जाता है और हम अप्लाई करके कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम चीजों को ध्यान से समझ रहे हैं और हम चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं अच्छे से। देखो अब आता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मतलब दोनों बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, किसका, मैटर का, उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है जो किसके साथ डील करती है, विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, जो छोटे लेवल पे होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे आप कह सकते हो, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अब एक बड़ी सी कार तो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों को ध्यान से समझिए, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी होता है। एच तो कांस्टेंट है, मतलब लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी के भी नहीं है, इनवर्सली है मास के और इनवर्सली है वेलोसिटी के। जितना कम मास होगा उतनी ज्यादा लैम्बडा होगा, मतलब मास जितना कम होगा वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ आएगी तो वेव बनेगी, अगर वेवलेंथ ही नहीं होगी तो वेव ही नहीं बन पाएगी। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी कम वेवलेंथ बनेगी, जितनी कम वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा। इस तरीके से आप इन चीजों को समझेंगे। बट अगर मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है तो मोमेंटम के इनवर्सली समझिए, मोमेंटम जितना ज्यादा उतनी कम वेवलेंथ, मोमेंटम जितना कम उतनी ज्यादा वेवलेंथ। क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप, इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक चीज और बता देता हूँ, एच एम वी, मास और वेलोसिटी दोनों को कंसीडर करना है इस वेवलेंथ को देखने के लिए, ये ध्यान रखना। चलिए, क्वांटम मैकेनिक्स इंडिपेंडेंटली डेवलप की गई थी 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर।
यहीं से हमारे पास आ जाती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम, या आप ले लीजिए मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती विद टाइम। ध्यान रखना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लिख सकते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये एक ऑपरेशन लगाया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है एच, जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब मैं इसकी वैल्यू नहीं बताने जाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सिंपल आपको इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि वो हमारे यूज की नहीं है, अभी इस एग्जाम के पर्पज से यूज की नहीं है, इसलिए मैं वो वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। बट जब हम और अच्छे से समझेंगे तो वो वैल्यू आपको समझा दी जाएगी। तो समझिए एच साई इजकल टू ई साई, ये आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यू, ये सारी टर्म्स को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई एटसेट्रा। न्यूक्लियाई में देखो दोनों आ चुके हैं, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनको हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं, कंबाइनली इनको बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। Attractive potential between the electrons and nuclei and repulsive potential among the electrons and nuclei individually. सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन हमें क्या देता है, आपने ये सॉल्व किया, साई साई एक क्या है, वेव फंक्शन, जिसको हमने सॉल्व किया तो हमें ई साई मिल गया, तो हमें ई और साई ये मिलते हैं। जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो सॉल्यूशन ने हमें पॉसिबल एनर्जी लेवल्स दी जो इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, एंड द कोरोस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई दिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। एक अंडरस्टैंडिंग वाली और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो साई है ना, जो वेव फंक्शन है, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, नहीं, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका सिग्निफिकेंस है फिर, जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट एंड कोरोस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। मेनली पहले 3 क्वांटम नंबर पढ़े गए, एन, एल और एम या एम एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मेन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, या एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, या एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। कितने सारे नाम है, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम एल से डिनोट करेंगे या एम से डिनोट कर दो, और अराइज एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर फोर्थ वाला जो हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं वो कैसे आया, उसकी भी जरूरत पड़ी, क्योंकि 3 क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को स्पेसिफाई करने में कैपेबल नहीं थे, इसलिए फोर्थ वाले क्वांटम नंबर की भी हमें जरूरत पड़ी। द वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स वाई और जेड। किसके कोऑर्डिनेट्स, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। मैंने बोला ना, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो वेव फंक्शंस होते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए विद 1 इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये लाइन याद रखना, द वेव फंक्शंस मतलब साई ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। क्यों हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, क्योंकि जब इसे सॉल्व किया गया हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब देखी गई, कौन से सिस्टम के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, उन्हें हम क्या कह देते हैं, जो वेव फंक्शंस होते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए विद 1 इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अटेंडेंस लिंक तमन्ना आप देख सकते हैं, चैट बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ऊपर जाके एक बार देखिए, फिर भी नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, द प्रोबेबिलिटी of finding an electron at any point within an atom is proportional to square of the orbital wave function। orbital wave function क्या है, psi। जब इसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, कहां पर प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को पाई जाने की, कहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एंड दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम, ये कोई एटम है, मुझे पता लगाना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, उसके ऑर्बिटल वेव फंक्शन का स्क्वायर करके। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड
इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है या वेव इक्वेशन है, इट कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब यहाँ पर भी प्रॉब्लम थी, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन पर जाने पर फेल हो रही थी। दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड्स। वहां पर हमें अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं प्रेसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। अब वर्ड आ जाता है क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर हम डिस्कस करेंगे, एन, एल, एम एल या एम और एम एस। ईच ऑर्बिटल इज डेजिनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स लेबल्ड एज एन, एल एंड एम एल, बट हमें फोर्थ की भी नीड होती है तो हम फोर्थ को भी डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस से कितने आए? 3, बट पता लगा कि 3 से तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मतलब 3 कैपेबल नहीं थे, तो हमें एक और की जरूरत पड़ी जो कि है हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब पहला क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां से डिस्कशन स्टार्ट हो गया क्वांटम नंबर्स का। ध्यान से सारी बातों को समझना। क्वांटम नंबर जो n है वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वैल्यू रहेगी 1, 2, 3, 4 सो ऑन। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये साइज बताता है। ये तो हम अपनी लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं कि अगर k है, l है, m है, n है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो हम क्या बोलते हैं? k, सेकंड है तो हम क्या बोलते हैं? l, थर्ड है तो हम क्या बोलते हैं? m, और फोर्थ है तो हम क्या बोलते हैं? n। ये मैंने आपको बहुत मॉडल ऑफ एटम में भी ये बातें बता दी थी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n ही तो है, और n अगर मतलब न्यू न्यूक्लियस और इसके अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसको हम k शेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? k ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। तो ये क्या बता रहा है? जैसे एल पे गए तो यहां से यहां तक हो गया ना साइज एटम का। मान लो एम पे गए तो यहां से यहां तक साइज हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे एन बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। तो एन क्या डिटरमाइन कर रहा है? एन डिटरमाइन कर रहा है साइज, एंड मेनली डिटरमाइन करता है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। कल हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, ई एन इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला देखा था? हमने देखा था -1312 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। इसके अलावा हमने देखा था ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, राइट, जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। और हमने क्या देखा था? ई एन इज इक्वल टू 21.8, राइट, 21.8 इंटू 10⁻⁻18। ये भी हमने देखा था, इंटू में जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। तो ये सारे फॉर्मुलेज मैंने आपको कल बताए थे। तो आपको क्या याद रखना है? ई एन इज इक्वल टू, आपको क्या याद रखना है? सिंपल बताता हूँ। आपको याद रखना है कि ई एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वेयर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वेयर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एन स्क्वायर के। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन एटम है, अभी यूज करेंगे हम उस चीज का, इसलिए बता रहा हूँ, ई एन है, और मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ग्राउंड स्टेट में रहेगा 1 के लिए। तो अगर मुझे E1 निकालना पड़े, और En का फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। आपको पता है जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, और एन की वैल्यू भी क्या है? 1। तो E1 क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वेयर अपॉन 1 का स्क्वेयर। तो क्या हो गया ये? -13.6। तो अगर आपको E2 लिखना है तो E2 आप क्या लिखेंगे? आप E2 लिख सकते हो E1 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। किसके लिए? आप E2 इज इक्वल टू E1 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर लिख सकते हो, 4 हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। अगर E3 लिखना है, E3, तो आप क्या लिखेंगे? E3 मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर En लिखना है, ये तो En का बता दी मैंने डायरेक्टली, यहाँ n की वैल्यू 2 थी, अगर E2 लेता हूँ तो En का हो गया E1 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ -13.6 जो है वो E1 ही तो है, इसलिए। तो ये फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मुलेज आपको ध्यान में रखने हैं। तो मेनली क्या दिखा रहा है? हम मेनली दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ रहा है, साइज तो बढ़ रहा है, बट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, जिस वजह से स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। मतलब एक तरह से एनर्जी जो नेगेटिव है, मतलब जो रिलीज की फॉर्म में दिखाई गई है, माइनस की फॉर्म में,
उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम नेगेटिव होता चला जाएगा। जितना क्लोज रहेगा उतना ज्यादा नेगेटिव, जितना दूर जाएगा उतना कम नेगेटिव। तो ये किसके बारे में बताता है? मेनली हमें शेल के बारे में बताता है और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताता है। आपको देख सकते हो एन से रिलेट कर रही है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। उसके अलावा हमने रेडियस और वेलोसिटी की फॉर्मूलेस भी देखे थे। आप यहाँ कह सकते हो कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल, इनको अलाउड ऑर्बिटल बोला बोहर ने, इंक्रीजेस एंड गिवन बाय एन स्क्वायर। नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस एंड आर गिवन बाय एन स्क्वायर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अलाउड ऑर्बिटल्स वो कैसे पता लगाते हैं हम? 2n स्क्वायर से। कितने? 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल क्या फॉर्मूला होता है? n स्क्वायर। All the orbitals of a given value of n constitute a single shell, ठीक है, of atom and represent करेंगे with the following letters like 1 2 3 4। उनके रेस्पेक्टिव में शेल हो जाएगी k शेल, l शेल, m शेल, n शेल रेस्पेक्टिवली, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट क्वांटम नंबर हो गया। सेकंड क्वांटम नंबर क्या कहता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल l से। It is also known as orbital orbital angular momentum और subsidiary quantum number और secondary quantum number। L जो डिफाइन करता है वो क्या डिफाइन करता है? ये नोट डाउन कर लीजिए। L डिफाइंस 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। L क्या डिफाइन कर रहा है? 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। उसकी शेप क्या है? L हमें बताता है कि एग्जैक्टली वो कि कौन सा सब शेल है, मतलब S है, P है, D है, F है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n और l, n की जो वैल्यूज है रेंजिंग फ्रॉम 0 टू, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव n वैल्यूज। समझिए ध्यान से। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, मान लीजिए n की वैल्यू देती 4, तो l की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी? l की जो वैल्यू रेंज करती है 0 टू n-1 करती है। अगर l की वैल्यूज 0 टू n-1 रेंज कर रही है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि L की कितनी वैल्यूज हो सकती है? 0, देन 1, देन 2 और n-1 कितना आ जाएगा? 4-1 3। यहां तक हो सकती है। कितनी है ये टोटल? काउंट करना, 1 2 3 4। और 4 किसकी वैल्यू है? n की। तो यही लाइन लिखी हुई है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा नहीं कि इन बातों को आप नहीं कर सकते, बट अगर ये याद रहेंगी आपको तो आपका टाइम सेव होगा क्वेश्चन करने में। ये याद रहेंगी तो टाइम सेव होगा। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट अगर ये बातें याद रहेंगी तो और भी अच्छी बात है। अगर ये बातें क्या रहेंगी? आपको याद रहेंगी तो और भी अच्छी बात है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, एल हमारा क्या डिफाइन करता है? 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल की एन वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं जो रहेंगी 0 टू n-1। ईच शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब शेल्स, और सब लेवल से आप इन्हें कह सकते हो। ईच लेवल के अंदर सब लेवल होंगी। जैसे एक बैग, बैग के अंदर क्या रहती हैं? नोटबुक्स या बुक्स, और उनके अंदर क्या रहते हैं? पेजेस, और उनके अंदर क्या रहते हैं? वर्ड्स। तो ऐसे आप समझेंगे क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ सब शेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। दो क्वांटम नंबर हो गए। थर्ड क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल m या फिर ml से डिनोट कर सकते हो। जैसे l की वैल्यू n पे डिपेंड कर रही थी, उसी तरीके से ml की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी। कैसे? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन। हमें शेल के बारे में, शेल और एनर्जी के बारे में कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो हमें किसके बारे में? एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में बताता है? शेप्स के बारे में। और स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो हमें बताता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मतलब ये हमें और क्या बताता है? ये बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं उस सब शेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं उस सब शेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। ध्यान रखना। अंकिता, गूगल लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी थोड़ी देर में चैट बॉक्स में। ठीक है,
वैसे आप देख सकते हैं जहां डीपीपी और पीवाईक्यूज की लिंक है उसी के नीचे गूगल लिंक प्रोवाइड की गई है। चलिए, फॉर एनी सब शेल डिफाइंड बाय वन वैल्यू 2l plus 1 values of ml are possible and these values are given by। तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एनी सब शेल जिसकी कोई एक वैल्यू है, मान लीजिए एल की वैल्यू है 3, मैं कह देता हूँ या एल की वैल्यू है 2, तो कितनी ml की वैल्यू पॉसिबल होंगी इसके केस में? 2l plus 1। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, बट टाइम सेविंग टेक्निक के लिए एक जनरल फॉर्मूला बना देंगे। ml की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 2l plus 1। तो ml यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 7, और यहाँ क्या हो जाएगा ml? 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ml की जो वैल्यूज रेंज करेंगी वो करेंगी, आप सिंपली याद रख सकते हैं -l टू +l बट इंक्लूडिंग 0, या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं -l देन -l-1 देन -l-2 देन 0 to 1 l-2 l-1 l। आप मान लीजिए l की वैल्यू क्या है? 3, तो मैंने कहा उसकी 2l + 1 वैल्यू पॉसिबल है। मैंने कहा 7 वैल्यूज, देखते हैं कौन कौन सी 7 है। -l मतलब -3, उसके बाद कौन आएगा? -2, उसके बाद -1 देन 0 देन +1 देन +2 देन +3। काउंट कर लीजिए कितनी आ रही है? 7। बिल्कुल, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द सबशेल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए, सबशेल की नोटेशन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगर वैल्यू ऑफ एल क्या है? 0 है, तो नोटेशन रहेगी एस। ध्यान रखना, ये स्मॉल है सारे लेटर्स, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ। मेनली काम यहीं तक हो जाता है, बट आगे भी समझ लीजिए, 4 है तो जी, 5 है तो एच, 6 है तो आई एंड सो ऑन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l + 1 फॉर्मूला लगा दीजिए, कितने होंगे? 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? सबशेल नोटेशन एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, ये जो चार्ट है इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो छोटे छोटे फॉर्मुलेज आ रहे हैं इनको आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्वेश्चन अटेम्प्ट जब हम करेंगे तो वहां पर ये यूज होंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट के टाइम पे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वांटम नंबर कवर करेंगे। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। वेक्टर जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे, स्केलर जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। इट कैन हैव टू ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस। द टू ओरिएंटेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर्स। यहां पर आता है आपका फोर्थ क्वांटम नंबर, कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने 4 क्वांटम नंबर देखे, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, विच कैन टेक द वैल्यूज ऑफ +½ और -½ दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। स्पिन क्वांटम नंबर ms से डिनोट करेंगे, या तो +½ जब क्लॉकवाइज और या फिर -½ जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इलेक्ट्रॉन। अगर वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है, तो इसके लिए हो जाएगी +½ अगर वो घूम रहा है -½ तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -½ एक और चीज आपको याद रखनी है, एक और चीज आपको ये याद रखनी है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, आप सन को, वो अर्थ को समझते हो ना, अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है और साथ में सन के अराउंड भी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, स्पिन लेता है, और न्यूक्लियस के अराउंड भी। Two electrons that have different ms values, one +½ and another -½ are said to have opposite spin। एक ऑर्बिटल ना, ये ध्यान रखना, ये है हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, an orbital cannot hold more than 2 electrons and these 2 electrons should have opposite spin। मतलब no 2 electrons, an orbital cannot hold more than 2 electrons
ऐसा आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बोर्न, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन एट ए पॉइंट, वो हमें क्या देता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो साई स्क्वायर को आप आर की तरह, आर डिस्टेंस फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स के लिए मैं दिखाता हूं, बाकी 3s 2p 4s सभी के लिए आप देख सकते हैं। साई स्क्वायर आप समझ गए क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो होगा, आप समझिए 1s, ध्यान से 1s को समझिए, एक वर्ड आएगा नोड। एक तो होता है जहां पर साई स्क्वायर मैक्सिमम है, वहां पर हम बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं ऑर्बिटल, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, साई स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम। और जहां साई स्क्वायर मिनिमम है, वहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, मतलब उसको हम बोल देते हैं नोड। क्या बोल देते हैं, नोड। नोड हम देखेंगे आगे दो तरह के होंगे, एक एंगुलर नोड और रेडियल नोड। एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स, इन दोनों का सम हमें दे देगा टोटल नोड्स। दोनों का सम क्या दे देगा, टोटल नोड्स। एंगुलर नोड को कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल, एल की जो वैल्यू रहेगी वो एंगुलर नोड की वैल्यू है, और रेडियल नोड को एन माइनस एल माइनस वन। दोनों का सम किया तो टोटल नोड्स क्या आ गई, एन माइनस वन। बस, अगर मैं 1s देखूं तो 1s, अभी मैंने बताया अगर एल की वैल्यू 0 तो s, एल की वैल्यू 1 तो p, s है तो एल की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 0, एल की वैल्यू 0 तो यहाँ पर एंगुलर नोड 0। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दे रखी है उसने 1, क्योंकि 1s है। भाई कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो होगी nlx की फॉर्म में। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप ये रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे, n और l और x की। साई स्क्वायर मैक्सिमम ऑर्बिटल, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वहां मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। साई स्क्वायर मिनिमम नोड। जब मैं कह रहा हूँ 1s में है, अगर इलेक्ट्रॉन 1s में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1s के लिए अगर मैं साई आर वर्सेस आर देखूं, आर नैनोमीटर में है, साई आर वर्सेस आर देखो, तो आप ये समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहेगी। तो जैसे जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, पर जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करने पर डेंसिटी, या मैं कहूँ न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। और एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, बहुत कम हो जाएगी। उसके अलावा सेम आप, ये तो 1s के लिए हैं दोनों, ए और बी, और ये आप देख सकते हो 2s के लिए, ये दोनों आप समझिए। अगर 2s में देखें तो 2s में n की वैल्यू क्या है, 2। पहले मैं 1s का बता देता हूँ। 1s में n की वैल्यू 1 है तो टोटल नोड्स हो गए 0 1s के लिए। अगर 2s के लिए देखूं तो 2s में n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 1 आना चाहिए, बट l की वैल्यू तो 0, एंगुलर नोड तो नहीं है, इसमें रेडियल भी नहीं था, बट इसमें रेडियल आएगा, मतलब 2 माइनस 0 माइनस 1, तो 1 नोड आ जाएगा किसमें, 2s की केस में। अब 2s में वही होगा, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी नियर द न्यूक्लियस, फिर डिस्टेंस बढ़ाने पे डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पे आने के बाद शार्पली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो गई मतलब रेडियल नोड आ गया, 0 हो गई तो क्या आ गया, वहां पे नोड आ गया। फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, जो एस है वो आपको पता है ना कैसी शेप होती है उसकी, स्फेरिकल। अब हम देखेंगे शेप भी स्फेरिकल होती है। फिर क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और फिर डिक्रीज होना, शार्पली इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है नियर द न्यूक्लियस, और एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसमें भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है नियर द न्यूक्लियस, एकदम शार्पली हो गई 0, 0 होके एकदम से इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होके फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये साई स्क्वायर आर वर्सेस आर और साई आर वर्सेस आर के डायग्राम्स है। आई होप ये फिगर आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तो द प्लॉट्स ऑफ ए जो है वो है ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई आर आर के साथ, एंड द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 1s एंड 2s, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट,
जब हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन को विजुअलाइज किया इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्लाउड डायग्राम, कहाँ कहाँ डॉट से दिखाया गया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला तो डॉट, फिर यहाँ मिला तो डॉट, इस तरीके से दिखाया गया, डॉट 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 डॉट। तो उस डायग्राम को आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। उनको हम बोलेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम। एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ कर दी जाती है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वहां पर इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है बार बार, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। उससे हम एस, पी, डी इनकी शेप्स देखेंगे। इट गिव्स ए फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल जो रहेंगे, बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर एन एस ऑर्बिटल इज एक्चुअली ए स्फीयर सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस। आप देखेंगे ये 1s और 2s का डायग्राम। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। जो नीचे वाला डायग्राम है वो मैंने एक सॉलिड फॉर्म में दिखाया है एक तरीके से, और जो ऊपर वाला डायग्राम है वो आप देख सकते हैं डॉटेड फॉर्म में है। डॉट, एक एक डॉट क्या दिखा रहा है, क्या समझ रहे हो आप एक एक डॉट से? एक एक डॉट आपको दिखा रहा है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन है। और एक आप सर्कल यहां पर देख पा रहे हैं, एक क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? सर्कल। आप ये समझेंगे, जो इस सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सर्कल हमें क्या दिखा रहा है? ये सर्कल हमें एक इमेजिनरी बाउंड्री को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एक इमेजिनरी बाउंड्री। ये किस किस के डायग्राम है? 1s और 2s के। ध्यान से इन डायग्राम को समझिए। अभी मैंने आपको जो दिखाया था वो था साई आर वर्सेस आर। अभी जो मैंने आपको शो किया था वो हमारा क्या था? साई आर वर्सेस आर फॉर 1s एंड 2s। सिमिलरली साई स्क्वायर आर, जो क्योंकि आपको पता है साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है वो किससे आती है? जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है वो हमें आती है साई स्क्वायर से। मैक्स बॉर्न ने यही तो कहा, अगर आप इस वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को पाई जाने की। समझ गए आप? तो हमने क्या देखा? हमने सभी पॉइंट्स पर देखा कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिल रहा है एग्जैक्टली। तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि हाँ, 1s के लिए ये कुछ डायग्राम और 2s के लिए ऐसा कुछ डायग्राम। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि 1s पर जितनी भी डॉट्स हैं उनको देखते गए और फिर सारी डॉट्स को कंबाइन करके एक डायग्राम बना दिया, और इमेजनरी इमेजनरी ये बाउंड्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ड्रॉ कर दी। आप देखेंगे जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो ये जो डॉट्स हैं, इनकी जो आप इन डॉट्स को देख सकते हो, इनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर बाहर इस बाउंड्री से बाहर लेस डॉट्स मतलब लेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अंदर आप देखेंगे एकदम डार्क है, मतलब मोर डॉट्स इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सेम यहाँ पर देखेंगे, पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फिर थोड़ी देर के लिए कम हुए, तो इस रीजन में नोड आ गया। इस रीजन में क्या आ गया? नोड। इसे हम क्या बोल देते हैं? नोडल सरफेस। सिंपली आप क्या बोल सकते हो? नोड। फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 2s का है, ये 1s का है, और 1s और 2s के डायग्राम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये है पहला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट ऑफ 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। द डेंसिटी ऑफ द डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन वो कितनी हाई है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जितनी ज्यादा डॉट्स उतनी ज्यादा हाई होगी। आप देख सकते हैं नियर द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो वैल्यू है वो नियर द न्यूक्लियस ज्यादा है 1s और 2s दोनों के केस में। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होती जाती है। बट 2s के केस में पहले एक नोड आएगा और फिर वो डेंसिटी और ज्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप ये दोनों डायग्राम्स को आप इजीली समझ गए होंगे। ये हमने एक इमेजनरी बाउंड्री बनाई है और ये हमारे बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ये पूरी तरीके से क्या है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब जो एस ऑर्बिटल है, इंक्रीजेज इन साइज एंड एनर्जी विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे क्या बढ़ेगा? जैसे जैसे साइज बढ़ेगा,
जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बता ही रखा है फॉर्मूला। और एनर्जी, इंक्रीज इन साइज एंड एनर्जी विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस ऑर्बिटल के केस में बताया हूं। अब आते हैं पी ऑर्बिटल के केस में। ईच पी ऑर्बिटल के केस में क्या देखा गया कि वहां दो सेक्शन मिले, दो लोब मिली, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, लोब्स, दैट आर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन। मान लीजिए ये कोई प्लेन है, तो इसके ऊपर एक लोब मिली और एक नीचे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा मिले इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा मिले इस तरीके से। तो आप देखेंगे ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, लोब्स, दैट आर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द न्यूक्लियस। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जीरो हो जाती है इस प्लेन पे आते ही। यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और यहाँ आके जीरो हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ आके जीरो हो गया। तो जहां पर ये दो लोब, ये पहली लोब और ये दूसरी लोब, जहां पर ये टच कर रही है, वहां पर क्या आ जाता है, हमारा नोड आ जाता है। मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जीरो हो जाता है ऑन द प्लेन जहां पर दो लोब टच कर रही हैं एक दूसरे को। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है, द साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ थ्री ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। चाहे वो एक्स एक्सिस पर देखें आप, या वाई पर देखें, या जेड पर देखें, हमें जो साइज, शेप और एनर्जी मिल रही है वो तीनों की सेम मिल रही है। दे डिफर हाउएवर इन द वे द लोब्स आर ओरिएंटेड। तो किस तरीके से हो सकती है वो मैं दिखाऊंगा। लोब्स में बी कंसिडर टू लाई अलोंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस, तो हम बोलेंगे उसे, अगर 2p के हैं, क्योंकि 1p तो होगा नहीं कभी भी, 2p से स्टार्ट होगा, इसलिए 2p ले लिया मिनिमम, तो 2px, 2py और 2pz। Like s orbitals, p orbitals increase in size and energy with increase in the principal quantum number। तो साइज और एनर्जी में ये भी इंक्रीज होने लगते हैं अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं 2px, 2py और 2pz को। ये अगर x एक्सिस के अलोंग है लोब तो px, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, अगर y के अलोंग है तो 2py, और z के अलोंग है तो ये क्या हो गया, 2pz। सिंपल। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको 3 2p ऑर्बिटल्स के, 2px, 2py, 2pz, क्योंकि सेकंड शेल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप सिंपल भी बोल सकते हो px, py और pz। अब हम किसी शेल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जनरल है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं डी ऑर्बिटल। हमने एस ऑर्बिटल समझे, उनकी शेप देखी स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल समझे, उनकी शेप देखी, दो लोब्स थे जिनको हम बोलते हैं डम्बेल शेप। कौन सी शेप, डम्बेल शेप। अब अगर ये डम्बेल है, तो अगर ऐसी एक और लोब आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, डबल डम्बेल। क्या बोल देंगे, डबल डम्बेल। तो डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल समझिए ध्यान से, एल की वैल्यू 0 तो एस, एल की वैल्यू 1 तो पी, एल की वैल्यू 2 तो डी। एल की वैल्यू 2 मतलब 2l+1 ml की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, मतलब ml की वैल्यू 5 पॉसिबल हो सकती है। जो कौन कौन सी होंगी, जो होंगी आपकी -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। अब देखिए -l मतलब, क्विकली बताइए, -l मतलब भाई कितनी है एल की वैल्यू, 2, तो -2, -1, 0, +1, +2, कितनी वैल्यूज आ गई, 5। 5 वैल्यूज मतलब 5 ऑर्बिटल्स, तो देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ डी ऑर्बिटल्स को हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। कौन कौन से होंगे वो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये रही डी एक्स वाई और डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, सभी की शेप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। डी एक्स वाई आप देखेंगे सिंपल, जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो है, इनकी जो लोब्स हैं, लोब्स वो ओरिएंटेड रहेंगी इन बिटवीन द एक्सिस। लोब्स जो रहेंगी वो कहाँ रहेंगी, इन बिटवीन द एक्सिस। अब जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं उसके, एक्स वाई की बात कर रहे हैं, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो इन बिटवीन द एक्सिस लोब रहेगी कुछ इस तरीके से। देखो आप, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, तो लोब कहां पर है, इनके बीच में, यहां और यहां। ठीक है। सिमिलरली एक्स जेड में आप देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो लोब कहां पर है, इनके बीच में। वाई जेड में भी आप देखेंगे इनके बीच में। ये 3D डायग्राम्स हैं, ध्यान से समझिए। जबकि एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर
सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके केस में जो लोब्स रहेंगी वो कहाँ ओरिएंटेड रहेंगी? लोब्स रहेंगी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर एकदम। तो देख सकते हैं आप डी एक्स के माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस लोब इसी के ऊपर है बिल्कुल, और ये वाई एक्सिस तो लोब इसी के ऊपर है। देख सकते हैं आप, मैं अलग अलग अगर कलर से दिखाऊं तो ये एक्स एक्सिस वाली लोब और ये हमारी वाई एक्सिस वाली लोब, राइट। सिमिलरली जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस वाली लोब, ये ध्यान रखना है जेड की शेप थोड़ी सी अलग होती है, उसमें लोब्स जेड एक्सिस का लॉन्ग रहती है, मतलब कुछ इस तरीके से ये जेड एक्सिस, ये हमारी लोब जेड के लॉन्ग, मैं और बनाता हूँ ध्यान से, देखिए ये हमारी मान लीजिए एक्स और ये क्या है जेड, तो जेड के अलोंग एक लोब ड्रॉ करिए और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लोब के दोनों तरफ भी हमें घूमती हुई मिलती है इस तरीके से। ये आप देख सकते हो ये घूम रही दोनों तरफ, चारों तरफ, मतलब इसकी डेंसिटी हमें इस लोब के चारों तरफ भी घूमती हुई मिलती है। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ेंगे डीजेड स्क्वायर तो एक्चुअली दो डी ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर डी ऑर्बिटल्स। कितने डी ऑर्बिटल हैं? 5 डी ऑर्बिटल हैं। अच्छा मैंने 2D क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2D पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल है? 3D पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? 3D पॉसिबल है, तो इसलिए 3D लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है द नोडल प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर नोड्स एंड द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स मैंने दिखा दिया आपको, एल से डिनोट करेंगे, मतलब 1 एंगुलर नोड फॉर पी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए कितने एंगुलर नोड होंगे? 2। एफ ऑर्बिटल के लिए कितने एंगुलर नोड होंगे? 3। भाई जो एल की वैल्यू है वो ही उसकी नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 1, मतलब सम ऑफ एल जो कि एंगुलर नोड्स है एंड सम ऑफ रेडियल नोड्स जो कि n माइनस एल माइनस 1 है। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, ये नोट कर लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू डिटरमाइन की जाएगी। उसके केस में एल का कोई भी रोल नहीं होगा। मतलब अगर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी में इस तरीके से अरेंज करेंगे, 1s देन 2s 2p की इक्वल, क्योंकि n सेम है, n सेम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3s 3p 3d इक्वल, 4s 4p 4d 4f इक्वल, इस तरीके से इंक्रीज कर रही है एनर्जी। ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी होती है उन्हें कहते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो 2s 2p हाइड्रोजन के केस में कैसे? डीजेनरेट। 3s 3p 3d हाइड्रोजन के केस में कैसे? डीजेनरेट। ये सिर्फ मैंने हाइड्रोजन एटम का केस बताया और किसी का नहीं। हाइड्रोजन केस में ऐसा होता है, बट जब बाकी सब में ऑर्डर डिफरेंट होगा। विद इन ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर s p d और f। The only electrical interaction present in hydrogen atom is the attraction between the negatively charged electron and the positively charged nucleus। इसके अलावा कोई और इंटरेक्शन वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ऑब्बाउ प्रिंसिपल, वो मैं बताऊंगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में बिसाइड्स द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, उसके अलावा वहां पर रिपल्शन वाली इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है बिटवीन एवरी इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। दस जो स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज बिकॉज ऑफ टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन एंड मोर देन द रिपल्सिव इंटरेक्शन, उस तब स्टेबिलिटी आती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स, जो आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, तो जितना वो एक्सपीरियंस करता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेड इफेक्ट। तो द इफेक्ट विल बी लोअर्ड ड्यू टू पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल्स। अब अगर ऐसी स्क्रीनिंग हो रही है तो इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग किसकी हो रही है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम द न्यूक्लियस या न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल वाले क्या कर रहे हैं? ये न्यूक्लियस हो गया
अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए आउटर शेल वाले यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अगर अंदर एक लेयर है तो ज्यादा चार्ज यहाँ तक पहुंच सकता है। अगर 2 लेयर बना दी तो थोड़ा कम चार्ज पहुंचेगा, 3 बना दी और कम पहुंचेगा, 4 कर दी और कम पहुंचेगा, इस तरीके से। शील्डिंग इफेक्ट भी इस तरीके से इंक्रीज करता है, एस का सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग, देन पी, देन एस की सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग, देन पी, देन डी, देन एफ की सबसे कम। पुअर स्क्रीनिंग होती है एफ की। नेट पॉजिटिव चार्ज मतलब एस सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है। जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इनर इलेक्ट्रॉन्स के बाद, इनर इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग करने के बाद, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव किससे कम होता है? जेड से कम होता है। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज थे, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ये है और ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम है, कौन सी वैल्यू? इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, the orbital with lower value of n will have the lower energy। n प्लस l अगर सेम है दो ऑर्बिटल का, तो जिसकी n वैल्यू कम है उसकी कम एनर्जी होगी। तो ऑबाउ प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में एटम्स के तो ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं, वो कुछ इस ऑर्डर में किए जाते हैं, 1s देन 2s देन 2p। इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? आप यहाँ लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर लिख सकते हो सब शेल्स s p d और f। 1 में क्या होता है? सिर्फ 1s। 2 में होता है 2s और 2p। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, 3s 3p 3d, कभी आप ये भूल जाते हो तो। 4 में होता है 4s 4p 4d 4f। f तक ही अभी हम बना रहे हैं। 5 में तो आगे भी हो जाएगा 5s 5p 5d 5f। इसी तरीके 6 के लिए लिख लेंगे, 7 के लिए। आप यहाँ से शुरू करेंगे 1s से, इस तरीके से। ये 1s, देन आप जाएंगे 2s, देन आप जाएंगे 2p 3s, देन आप जाएंगे 3p 4s। इस एरो को फॉलो करते रहना है। देन आप जाएंगे ऊपर 3d 4p 5s एंड सो ऑन। देन आप ऊपर जाएंगे 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद यहाँ देखेंगे क्या आएगा, जो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते रहेंगे, ड्रॉ कर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इस ऑर्डर को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया था। तीनों प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अच्छा, मैं n प्लस l रूल को और बता देता हूँ। मान लीजिए 3s और 3p है, या मैं कहूँ 4s और 3d, वो ले लेते हैं। मान लीजिए क्या है, 4s और 3d। 4s के लिए n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0। 3d के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू बताइए कितनी? s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2। तो यहाँ क्या हो गया, 2। तो n प्लस l कितना होगा, 4, और यहाँ कितना आ गया, 5। सेम वाला लेते हैं, 4s ले लिया और क्या ले लेते हैं, चलो 4s ले लिया और ले लेते हैं 3p। 3p n की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 4। तो आपको क्या देखना है, लोअर n प्लस l वैल्यू, उसकी लोअर एनर्जी होगी। बट अगर n प्लस l सेम है, इस केस में n प्लस l क्या है, सेम, तो हमें किस तरफ जाना है, लोअर n की तरफ। मतलब 3p की जो वैल्यू है n की वो लोअर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लोअर एनर्जी रहेगी। और आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी क्या है, 3p की लोअर है किससे, 4s से। अब आता है पॉलीज एक्सक्लूजन। मैं आपको बता चुका हूं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आप इस तरीके से स्टेट कर सकते हो कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिट इन द सेम ऑर्बिटल एंड उनकी होनी चाहिए अपोजिट स्पिन। उनकी कैसी स्पिन होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन, ध्यान रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n²। ये आप पॉइंट याद रखना है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, शेल के अंदर। शेल की किससे डिनोट कर रहे हैं हम, n, मतलब विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, उसको हम क्या बोलेंगे, वो रहेगा हमारा 2n²। मतलब क्या कहना चाह रहा है, k शेल है मान लो, या मैं कहूँ l शेल है, या मैं कहूँ m शेल है, या कहूँ n शेल है। k शेल के लिए ऑर्बिट नंबर क्या होगा, k शेल के लिए ऑर्बिट नंबर n की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ l के लिए 2 3 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ सकते हैं, 2n²।
क्या फॉर्मूला लगाना है, 2n², मतलब 2 × 1 का स्क्वायर 2। यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 8। नेक्स्ट बताइए एम में, क्विकली सभी रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, एम में क्या आएगा, सभी बताइए चैट बॉक्स में एम में क्या आना चाहिए। यस एवरीवन, एम में बताइए क्या आना चाहिए। डेफिनेटली 16 नहीं आएगा, क्या आएगा, 18। कैसे, 2 × 3 3 जा 9, तो 9 2 जा कितना होता है 18, राइट। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। और इसमें कितना आएगा फिर 32, कितना आएगा 32। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अगर ये चारों शेल KLMN फिल्ड है, तो कितने होंगे, टोटल कर लीजिए 60 आएगा। कितने हो सकते हैं 60, राइट। अब आता है थर्ड रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहला रूल ऑबॉ प्रिंसिपल, दूसरा रूल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सेल। देखो वर्ड ही कह रहा है मैक्सिमम होनी चाहिए मल्टीप्लिसिटी। तो मान लीजिए हमारा p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के अंदर px रहेगा, py रहेगा और pz रहेगा। समझिएगा ध्यान से, px ऑर्बिटल के अंदर तीन चीजें, px py और pz। तो जब हमने क्या किया, ये देखिए तीन ऑर्बिटल हो गए। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो पहले मुझे इस तरीके से फिलिंग नहीं करनी है। उसका कारण क्या है, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वर्ड का मतलब है मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी +½ और इस नीचे वाले की मान लेते हैं -½ तो क्या हो गई 0। ये तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक यहां, तो इसकी भी कितनी +½ और इसकी भी कितनी +½ तो इसका मतलब टोटल होके कितनी आई 1। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि पहले सबसे पहले पेयरिंग तब स्टार्ट होगी जब सभी और डीजनरेट ऑर्बिटल सिंगली सिंगली फिल्ड हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल p d और f डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल, s क्यों नहीं लिया, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल है ना, अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, मतलब इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, उसको हम क्या कहते थे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी रूल्स का यूज करते हुए हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम, एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 और डी में 5, ये कुछ दिखाए गए हैं आपको। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज कोरस्पॉन्ड टू द लोएस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कंप्लीटली फिल्ड, ये हमारे जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले रहते हैं, तो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल उनके पास होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड से। और स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेस व्हेन 2 और मोर इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल। जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तो वहां पर आ जाता है स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक पावर होती है टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू दिस, उसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। मान लीजिए हमारे पास 3 है, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज करने की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी आती है। एक्सचेंज करने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम बोलेंगे एक्सचेंज एनर्जी। तो मोर द एक्सचेंजेस, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इसी वजह से हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबशेल इज ईदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। अब मैंने बताया हायर द एक्सचेंज एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो हाफ फील्ड की और फुली फील्ड की रहती है, वो इसी वजह से रहती है। उसका पहला कारण है रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, क्योंकि शील्डिंग हो जाती है उनमें क्या, स्मॉलर कूलाम्बिक रिपल्शन एनर्जी, उनमें रिपल्शंस भी कम होते हैं।
और लार्जर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रहती। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज नोट डाउन कर लीजिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 अंडर रूट एल प्लस 1, तो एल पर डिपेंड कर रहा है ये, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। अगर एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है तो। उसके अलावा स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2 अंडर रूट एस प्लस 1, ये स्पिन पे डिपेंड कर रहा है, स्पिन पे। और ये हमारा सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी याद रखनी है। टोटल एनर्जी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 और इज इक्वल टू रहेगी माइनस काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस जेड ई स्क्र बाय आर, काइनेटिक एनर्जी का आता है जेड ई स्क्र बाय 2r, और टोटल एनर्जी का हो जाता है माइनस जेड डी स्क्र बाय 2r, मतलब काइनेटिक एनर्जी का माइनस और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। नोडल पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जो न्यूक्लियस है एटम में उसे हम क्या कहते थे, नोडल पॉइंट। तो ठीक है एवरीवन, कुछ देर में अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे डीपीपी और पीवाईक्यूज, तो सभी उस पेज तक पहुंच जाइए। तो टाइमर तो स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडिएशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिक्स्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द रेडिएशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको बताया था, उसको याद करने का तरीका था लॉरमिर, यूवी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, जेड हमें हटा देना है और इधर से इधर जाने पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इधर जाने पर वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रही है। ये हमारी लॉन्ग रेडियो वेव, ये हमारी रेडियो वेव, देन हमारी माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन यूवी और यूवी विजिबल आ जाते हैं। देन आपको क्या देखना है, डब्ल्यू को हटा दो, एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, तो यहाँ गामा रेज तो है नहीं, ये भी हटा दी। एक्स रेज है, एक्स रेज लिख ली। और कौन है, रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स लिख ली। और कौन है, यूवी रेज है, यूवी लिख लिया। और कौन है, आईआर है, आईआर लिख लिया। तो अब आपका पास ऑर्डर आ चुका है। अगर आप इधर जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और इधर जा रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रेज। तो सभी ने वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मार्क करते हुए आगे चलते हैं। जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताना है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है एन एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीलियम एटम। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर 4, जिसके पास जेड की वैल्यू 2 है, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। इसका मतलब अगर मैं इसको 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता हूं तो ये बन जाता है He पॉजिटिव। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए 1। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, 1। अब ये कह रहा है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, आप देख सकते हो, आपको अटेंडेंस की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है चैट बॉक्स में। अगर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, अब इस 1 को निकालने के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए कि, कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। वो अप्रोक्स डबल से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो नियरली, अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की इसकी बात करूं तो वो होती है हमारी अराउंड 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट की कितनी है, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को निकालने के लिए, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और ये हमारी होती है लगभग सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन डी। वेरी गुड, सभी ने रिप्लाई किया ऑप्शन डी। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर आयरन जिसका एटॉमिक नंबर है 26, 3 पॉजिटिव के साथ। तो जब अगर हम नॉर्मल आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे याद रखेंगे इस चीज को, बहुत सिंपल। ये जो आगे नंबर है इसको 4s में भेज दो और जो पीछे नंबर है उसको 3d में भेज दो। सिंपल, 4s2 3d6 या 3d6 4s2 बोल सकते हैं।
3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, 2 यहां से चले जाएंगे, 1 यहां से, तो इसका क्या हो जाएगा 3d5। क्या हो जाएगा 3d5। उससे पहले आर्गन 18 होता है, उसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमें वैलेंस शेल से काम होता है, तो हमने वहां से देखा। 3d5। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5। पॉलीज ऑफ बाउ और हुंड्स का यूज करते हुए हमने क्या देखा कि पहले सिंगली सिंगली फिल करना है सबको, 1 2 3 4 5। मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5, तो हाईली मैग्नेटिक होगा, जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को हम निकाल सकते हैं म्यू के फॉर्मूले से, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। सभी ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन डी, अंडर रूट में 5, 5+2 कितना हो जाएगा 7, 7 5 से कितना हो जाएगा 35, अंडर रूट 35। आप सभी जानते हैं अगर ये रूट 36 होता तो 6 आ जाता, तो नियरली 5.92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.92, ऑप्शन डी। वेरी गुड एवरीवन। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। टाइम सेव कैसे करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 तो हो नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, कितना आएगा 5.92, ऑप्शन आ गया। तो करेक्ट आंसर मैच करते हुए आगे चलते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स दे दिए, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। क्विकली बताइए सभी, सिंपल क्वेश्चन है। अगर n की वैल्यू 5 है तो मैंने बताया था कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो सकते हैं, n² मतलब 25। मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स एसोसिएट हो सकते हैं 25। बट उसने एक कंडीशन रख दी, ms प्लस हाफ होना चाहिए। सिंपल है, अभी भी ms अगर प्लस हाफ है, मान लीजिए 25 ऑर्बिटल है, मैं एक ऑर्बिटल बनाता हूं, या मैं चलो 3 ऑर्बिटल बनाता हूं, ठीक है। मैंने क्या किए, 3 ऑर्बिटल ड्रॉ किए, ये रहे हमारे 3 ऑर्बिटल। आप एक चीज देखिए, इन 3 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में क्या होता है, ms की 2 वैल्यू पॉसिबल होती है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, मतलब प्लस माइनस हाफ लिख देता हूं एक साथ। ms की 2 वैल्यू पॉसिबल होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमसे पूछा है ms प्लस हाफ के साथ, तो सभी में प्लस हाफ है ना, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उन सभी में प्लस हाफ है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उतने ही ऑर्बिटल्स ms प्लस हाफ वाले हैं और उतने ही ऑर्बिटल्स ms माइनस हाफ वाले हैं। मतलब अगर ms माइनस हाफ के लिए भी पूछता तो भी आंसर 25 होता, और ms प्लस हाफ के लिए पूछ रहा है तब भी आंसर 25 है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो है प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 25। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ La3 पॉजिटिव, लेंथेनम की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर दे रखा 57, एटॉमिक रेडियस की भी वैल्यू दे रखी है 1.0, आयनिक रेडियस है 1.06 एंगस्ट्रॉम। Which one of the following given values will be closest to the radius of Lu, ल्यूटियम का आयन है जिसका एटॉमिक नंबर है 71। आपको पता है जब आप 57 से लेंथेनॉइड सीरीज में 71 जो 58 से शुरू होती है वैसे इधर मूव करते हो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर ये 4f सीरीज है। कौन सी सीरीज है, 4f, और जिसका है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर स्क्रीनिंग पुअर है, जिस वजह से वो न्यूक्लियस से ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होंगे। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो होना क्या है, साइज डिक्रीज होने की वजह से 1.06 एंगस्ट्रॉम अगर La3 पॉजिटिव की है, तो 71 वाला जो Lu3 पॉजिटिव है उसकी आयनिक रेडियस 1.06 से तो कम ही होनी चाहिए, 1.06 भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन डी। वेरी गुड एवरीवन, हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप सभी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते हैं वो जल्दी अटेम्प्ट करके फिनिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ ही अटेम्प्ट करते रहें, बस फिर हिंट्स को ध्यान से सुनते रहें। Be2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग, Be बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, ठीक है। बट Be2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z माइनस जितना मैग्नीट्यूड है इसका, वही तो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो कितने आ गए 2,
2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? Na पॉजिटिव के पास एटॉमिक नंबर 11 एक लूज कर रखा है 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 3 एक लूज कर रखा है 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 12 2 यूज कर रखे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 1 एक लूज कर रखा है 0 इलेक्ट्रॉन। तो 2 किसके पास है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है, मैंने कल की क्लास में बताया था, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन बी, Li पॉजिटिव। समझ में आ गया सभी को? आई होप सभी ने मेरे साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? The ratio of area of orbit of first excited state of electron to the area of orbit of ground state। मान लीजिए न्यूक्लियस, ये ग्राउंड स्टेट होगी सबसे पहली वाली, जिसमें ग्राउंड स्टेट की वैल्यू मान लेते हैं 1। फिर मूव करके सेकंड की तरफ, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ना, इसलिए ग्राउंड स्टेट जो होगी वो 1 होगी। और सेकंड की तरफ मूव करके तो ये होगी N2। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी इसी को बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वो कह रहा है एरिया, ये नीचे वाले सर्कल का बता दीजिए, और फिर एरिया इस ऊपर वाले सर्कल का भी बता दीजिए इसका, और रेशियो निकाल दीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले के रेडियस मान लेते हैं R1, ऊपर वाले के रेडियस R2। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया मान लेते हैं A1, इसका एरिया क्या मान लेते हैं A2। आपको ये पता है A2 ज्यादा है A1 से, तो A2 बाय A1 करेंगे, पाई R2 स्क्वायर करेंगे, पाई R1 स्क्वायर करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब R2 और R1 में एक रिलेशन मैंने आपको बता रखी है, Rn जो होता है वो क्या होता है? A नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन Z। हाइड्रोजन एटम है तो सिंपल हो जाएगा, Rn इज इक्वल टू A नॉट इंटू एन स्क्वायर। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A नॉट इंटू एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, मतलब R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? A नॉट। मतलब जहां A नॉट आता है वहां हम R1 लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? R2 देख लेते हैं, सभी ने रिप्लाई कर दिया ऑप्शन ए, वेरी गुड गुड। R2 क्या हो जाएगा? A नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन Z। हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो गई, तो R2 क्या लिखेंगे? A नॉट की जगह रख सकते हैं R1 इंटू में एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? 4, मतलब कितना आ गया? 4R1। तो R2 की जगह रख दो 4R1, रख देते हैं यहाँ पे 4R1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर इंटू में R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया? R1 का स्क्वायर, कैंसिल। 4 का स्क्वायर कितना बच गया? 16 1। तो A2 रेशियो A1 कितना आ गया? 16 रेशियो। उसने एक्साइटेड का रेशियो ग्राउंड के साथ पूछा था, ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन, क्विकली बताइए, ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। बताइए, फोर्थ मतलब n की वैल्यू 4, और मैंने बता रखा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे? n स्क्वायर से। नहीं आ रहा फॉर्मूला याद, नहीं आ रहा तो क्या करें? बिल्कुल सिंपल तरीके से, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3। भाई n कभी भी l के इक्वल नहीं होगा, n हमेशा l से ज्यादा होगा, और n l हमेशा n से कम होगा, ध्यान रखना। 0 टू n-1 रहता है। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। s मतलब एक ऑर्बिटल, p मतलब 3 ऑर्बिटल, d मतलब 5 ऑर्बिटल, और f मतलब 7 ऑर्बिटल। 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16। वो इससे भी आ गया, या फिर आप यहां से बता सकते हो 12+1 फॉर्मूले से, SPDF ना लिखने। तो बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बस आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता रहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन, बताइए कौन सा? बी। सेव एंड नेक्स्ट किया, आगे बढ़े। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? द शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन द एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब एल। बिल्कुल ठीक है, एनर्जी के लिए हम सब वो देखते हैं शेल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और शेप के लिए हम एजीमुथल, ये तो ठीक है। इनकरेक्ट बतानी है तो ये आंसर नहीं होगा। ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बिल्कुल ठीक है, ओरिएंटेशन इसी पे डिपेंड करता है, यही तो हमें बताता है। ओरिएंटेशन क्या रहेगा भाई? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है?
ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ठीक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नहीं, मैंने तो बताया था मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो सब पे डिपेंड करता है। तो ये तो सही नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ वाला चेक ही क्यों करना, सही होगा, इसका मतलब वो भी आंसर नहीं होगा। नंबर ऑफ डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टाइप वन टाइप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी मैच कर दूं। गुड जॉब एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, सिंपल है पर एकदम। डी ब्रोगली पढ़ा है ना, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कवर किया था हमने थ्योरी क्लास में। तो इफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज 3.03 into 10 raised to the power minus 19 joule, then the wavelength lambda of the photon is, लैम्डा बताना है, एनर्जी दे दी, ई क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, यही होता है ई। भाई एनर्जी ऑफ ए फोटोन दे दी, लैम्डा बताना है, बताइए, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। लैम्डा क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। एच की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्डा हमें बताना है, तो यहाँ ई आ जाएगा एच सी अपॉन ई, और ई की वैल्यू कितनी तरीके 3.03 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 जूल। सारी वैल्यू पता है, पुट करेंगे। आप सभी कह रहे हो आंसर आएगा 656 नैनोमीटर। चलिए आप सभी ने कैलकुलेशन करी तो आपके अकॉर्डिंग मार्क करके आगे बढ़ता हूँ। 656 नैनोमीटर। सेव करके सबमिट करते हैं। ये रहे हमारे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप पुट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं आपको समझा दूंगा। वैसे सारे क्वेश्चन सिंपल थे। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्सरे ही होगा। आप देख सकते हैं ब्रीफ कंपैरिजन, एक्सरेज की जो होती है वेवलेंथ रेंज होती है अबाउट 0.01 टू 10 नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी हो जाती है 30 पेटा हर्ट्ज टू 30 एक्सा हर्ट्ज। रेडियो वेव्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगी अमंग द फोर, रेंजिंग रहेगी जिनकी 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर, और कोरोस्पॉन्ड्स उनकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो रेंज रहेगी 3 किलो हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। 8th क्वेश्चन मैं बता दूंगा सानिया, नो प्रॉब्लम। यूवी रेज हैव ए वेवलेंथ रेंज जो रहेगी 10 से 400 नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी रहेगी 750 से 30 पेटा हर्ट्ज। आईआर 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर, और फ्रीक्वेंसी की जो रेंज रहेगी इनकी 300 गीगा हर्ट्ज टू 430 टेरा हर्ट्ज। तो रेडिएशन जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है एक्सरेज। हमें वैल्यूज याद नहीं करनी होती, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस वेवलेंथ। आपको पता है ई इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी कम वेवलेंथ होगी, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है उसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सेकंड हमने कैलकुलेट किया था, एनर्जी जो रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि रिमाइनिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो किसको अफेक्ट करता है, आफ्टर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रिमूव करने के लिए। और हीलियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली होती है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी। थर्ड भी हमने देख लिया था, सिंपल म्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने देख लिया कि Fe3 पॉजिटिव में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो म्यू की वैल्यू, म्यू की फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करते हुए कैलकुलेशन करी तो आंसर आ गया 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 5 दे रखी है, और एमएस दे रखा है +½ तो दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है एक ऑर्बिटल के लिए, +½ और -½ यहाँ पे +½ के लिए पूछ रखा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टोटल आ जाएंगे 25, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक +½ के साथ और एक -½ के साथ।
क्योंकि हमें सिर्फ प्लस हाफ वाले चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच ऑर्बिटल कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन विद दिस स्पिन प्लस हाफ। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने भी हैं वो किसके होंगे, प्लस हाफ वाले भी होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 5 एंड ms प्लस हाफ इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये मैं आपको समझा चुका हूं, तो कि होंगे 25, ऑप्शन डी। फिफ्थ देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया था इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो स्टेडी डिक्रीज इन द आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटियम, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, क्योंकि एडिशन हो रहा है 4f सबसेल में, डज नॉट इफेक्टिवली शील्ड द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, जिस वजह से क्या होगा, ग्रेटर अट्रैक्शन हो जाएगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, तो रिड्यूसिंग द आयनिक रेडियस। रेडियस La3 पॉजिटिव की 1.06 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो इसका मतलब Lu3 पॉजिटिव की इससे तो कम ही होगी। लेंथेनॉइड सीरीज में एंड में आ रहा है, तो हम सभी ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और हमें आंसर मिल जाता है 0.85 एंगस्ट्रॉम। जो वैल्यू क्लोजेस्ट रहेगी टू द एक्सपेक्टेड रिड्यूस्ड रेडियस वो है ऑप्शन डी। 6 क्वेश्चन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताना था, तो सभी को हमने चेक कर लिया। Be में 2 इलेक्ट्रॉन है, Be2 पॉजिटिव में, तो Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है, Li पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है और H पॉजिटिव में 0 है। तो इन सभी कैलकुलेशन देखते हुए हमें पता लगता है कि Li पॉजिटिव जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और Be2 पॉजिटिव के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता होना चाहिए सभी, ठीक है सबको। यहाँ पे एरिया का रेशियो पूछा होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट के साथ हाइड्रोजन एटम के लिए। हमने फॉर्मूला लगाया Rn का फॉर्मूला R1n² लगा सकते हैं, क्योंकि R1 ये A0 है, A0 इज बोहर रेडियस, R1 इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, यही तो है। एरिया का फॉर्मूला πr², ग्राउंड स्टेट के लिए A1 πr1², फर्स्ट एक्साइटेड कौन सी होगी, सेकंड, N1 N2 हो जाएगा, तो 4r1 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 द एरिया ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट इज A2, क्या है हमारा πr2², मतलब π4r1² मतलब π इंटू 16r1² मतलब 16 πr1²। रेशियो लगाया A2/A1, तो क्या आ गया 16:1, ऑप्शन ए। 8th क्वेश्चन आप कुछ पूछ रहे थे, सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द 4th एनर्जी लेवल। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सिंपली n²। क्या फॉर्मूला याद रखना है, n²। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो क्या करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर n की वैल्यू 4 है तो हमने l की वैल्यू निकालने का तरीका पता है, वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, फिर भी आप कैसे निकाल सकते हो, फिर भी आप निकाल सकते हो। अगर n की वैल्यू 4 है तो आपको पता है l की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। L की वैल्यू 0 मतलब एक 4s होगा उसके अंदर, 3 4p होंगे, 5 5d होंगे और 7 4f होंगे। तो ये टोटल कितना आ जाता है 16। वैसे आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा याद रखना है, n² फॉर्मूला, n² से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे 16। सानिया समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, 9th क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमने चारों स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 देखा था और हमें क्या मिली, इनकरेक्ट 1, इनकरेक्ट वाली मिली ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट पहली करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इग्नोर्स द डिपेंडेंस ऑन द एजिमुथल क्वांटम नंबर। सिंगल इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम के लिए, मैं कहूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तब तो करेक्ट हो जाता हाइड्रोजन एटम के लिए। बट ये मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर एल भी कंसीडर किया जाएगा, तो ये हो जाता है गलत। और डी वाली भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी रहती है ऑफ ए गिवन टाइप इज डिटरमाइंड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इस फॉर्मूले की हेल्प से 2l + 1। समझ गए। और पॉसिबल वैल्यू जो ml की होती है वो होती है -L2 + L, तो बिल्कुल ये एजीमुथल पे डिपेंड करती हैं एंड एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है ऑप्शन सी, बाकी ए बी और डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना था E = hc/λ, जहां पर हमें क्या दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, लैम्डा निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया 656 नैनोमीटर। आप सभी ने
कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करी है। अब हम मूव करेंगे हमारे पीवाईक्यू सेक्शन की तरफ। आई होप आप सभी ने पीवाईक्यू की लिंक ओपन कर ली होगी। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। आप सभी यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं। किसी को भी कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, यू कैन रीच आउट टू अस। गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरे साथ ही अटेम्प्ट करेंगे, आपको लिंक मेरे साथ ओपन करनी है। पर जैसे जैसे आपको आंसर सॉल्व होते जाते हैं क्वेश्चन, आप आंसर मार्क करते हुए आगे बढ़िए। बिकॉज जो डीपीपी और पीवाईक्यूज के विनर्स हैं, वो जब क्वेश्चंस सेम सभी के स्कोर सेम आता है तो फिर टाइम का क्राइटेरिया देख के विनर्स अनाउंस किए जाते हैं। ओके, तो आप टाइम को भी ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जब आपके सभी सॉल्व हो जाएं तो आप मेरे साथ देखते रहिए कि किस टाइप की अप्रोच लगानी है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे टाइम सेव करना है, कैसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, और क्या करना है, मेरे साथ हिंट्स को देखते जाइए और अपने आंसर चैट बॉक्स में प्रोवाइड करिए। तो सभी ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया ऑप्शन डी। देख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन कह रहा है इफ एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज 2 न्यूट्रॉन इन इट्स एटम, इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर विल बी रेस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन के पहली बात तो 3 आइसोटोप होते हैं, आंसर तो देखते ही हो गया। बट उसने कहा 2 न्यूट्रॉन है। 2 न्यूट्रॉन मतलब ए माइनस जेड का डिफरेंस कितना है, 2। यही तो हुआ, ए माइनस जेड का डिफरेंस कितना है, 2। एटॉमिक नंबर पहले वाला है और एटॉमिक मास नंबर पीछे वाला है, मतलब ये ए और ये जेड, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस भी 2। एक सेकेंड, आगे वाला एटॉमिक नंबर है, राइट। आगे वाला क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब जेड, और पीछे वाला क्या है, मास नंबर। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आया, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड तो -1 आएगा, 1 माइनस 2। इसका डिफरेंस ए माइनस जेड -2, इसका 0, और इसका कितना आएगा 2। तो माइनस वाले तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, आंसर ही आ गया। वैसे भी आपको पता रहना चाहिए कि इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 1 और इसमें 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। विद इन फ्यू सेकेंड्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट कितनी है। मैंने रेडियस का फॉर्मूला बता रखा, आर एन इजकल टू ए नॉट इन टू एन स्क्र बाय जेड। और हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1, मतलब आर एन इजकल टू ए नॉट इन टू एन स्क्र। और ग्राउंड स्टेट है मतलब एन की वैल्यू 1, मतलब आर एन इजकल टू ए नॉट, और 1 लगा दो यहाँ पे, 1 आर वन इजकल टू ए नॉट, जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हमें क्या बताना है, रेडियस ऑफ Li2 पॉजिटिव। सिंपल, आर एन इजकल टू ए नॉट इनटू में एन स्क्वायर अपॉन जेड। सिमिलर स्टेट के लिए मतलब एन की वैल्यू बोल दी 1, बट जेड की वैल्यू एल आई के लिए हो जाती 3। तो पुट करिए, आर वन ए नॉट 0.53 दे रखा है, एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 3, तो कितने आ जाता है 0.17 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड, 0.53 नहीं आएगा, सिमिलर स्टेट के लिए पूछा है। ध्यान दीजिए बात पर, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये सिली मिस्टेक थी आपकी। इस टाइप की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी सभी को। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, उसने देखो जेड तो डिफरेंट हो गया ना। यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात करिए जिसके लिए जेड 1 होता है, और यहाँ लिथियम की बात करिए जिसके लिए जेड 3 होता है। और आर ऐसा नहीं कि जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जेड अगर बढ़ रहा है तो आर कम होना चाहिए। तो 0.53 से ज्यादा तो नहीं होगा, और 0.53 भी नहीं होगा, कम होगा। अब कम कितना होगा, वो इतना होगा कम, 3 से डिवाइड करिए। तो करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है एवरीवन। तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करी, टाइम सेव भी किया और कॉन्सेप्ट से सॉल्व भी कर लिया, तब भी 1 से 1.5 मिनट लगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मार्क करते हुए चलता हूं आगे। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर He पॉजिटिव बताना है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल बताइए हाइड्रोजन एटम का, आयनाइजेशन पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता ही होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होगा, 1 से ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, ई इन्फिनिटी माइनस E1 हो जाएगा। और He पॉजिटिव के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके केस में भी ई इन्फिनिटी माइनस E1 ही होगा। ठीक है, ई इन्फिनिटी माइनस E1। बट जो En का फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र। मतलब वैल्यू अगर एन की तो सेम है दोनों के केस में, बट जेड चेंज हो रहा है, जेड चेंज हो रहा है तो वैल्यू चेंज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए। तो आप सभी कह रहे हैं आंसर आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट।
आप सभी कह रहे हैं आंसर क्या आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ से उन्होंने क्या कहा है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई इन्फिनिटी माइनस E1, ई इन्फिनिटी क्या लेना है 0, मतलब E1 की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किसके लिए पूछा है, He पॉजिटिव के लिए। He पॉजिटिव में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड में ही रहेगा वो इलेक्ट्रॉन, और वो एक्साइट होगा, उसको बाहर निकालना है मतलब हमें, तो ई इन्फिनिटी तो उसके लिए भी 0 हो गया। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली क्या बताना है, हमें बताना है उसका E1 देख लेते हैं, तो क्या होगा -13.6, उसकी जेड की वैल्यू चेंज हो गई, 2 2 जा 4 और n की वैल्यू 1 ही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आना चाहिए वो ध्यान देना है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल तो यहाँ से E1 हमारा आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सभी आंसर बोल रहे हैं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए मार्क कर देते हैं। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, r इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो सिंपल है ना, फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्र अपॉन जेड। वो कह रहा r रेडियस मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट R1, उसको r मान लेता हूं, वो कितना आएगा ए नॉट इंटू में 1 का स्क्वायर और हाइड्रोजन एटम के लिए 1, मतलब ए नॉट, क्या आ गया ए नॉट। वो कह रहा है अगर मैं R1 को R मान लेता हूँ और R इज इक्वल टू ए नॉट है, तो मतलब R1 R आ चुका है। वो पूछ रहा है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ए नॉट अगर R है तो ए नॉट की जगह R रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा R n स्क्वायर अपॉन जेड, और हाइड्रोजन एटम के लिए जो जेड होता है वो 1 होता है, इसका मतलब क्या आ गया R n स्क्वायर अपॉन 1, तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से, नॉट बी नॉट सी नॉट डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी गुड एवरीवन। चलिए ऑप्शन ए मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1992 में आया हुआ, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इजकल टू -13.6 इंटू जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र, तो क्या आ जाएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो क्या आ गया -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो क्या आंसर कौन सा मैच कर रहा है, N4 नहीं, N3 नहीं, N2 बिल्कुल ठीक है, N नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मार्क करते हुए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड, सभी रिप्लाई कर रहे हैं चैट बॉक्स में, इट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स, मतलब L की वैल्यू 3 दे दी, एंड 3 टोटल नोड्स, टोटल नोड्स क्या होते हैं n-1, ये कितने दे दिए 3, n की वैल्यू क्या आ गई 4, हो गया आंसर। तो N4 है, L3 है, L जब 0 होता है तो S, L जब 1 होता है तो P, L जब 2 होता है तो D, L जब 3 होता है तो F, L कितना है 3, रिप्रेजेंटेशन होती है NLX, X को मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, N की वैल्यू कितनी 4, L की वैल्यू 3, 3 पे डेजिनेशन क्या रहेगी F, तो 4F, ऑप्शन डी, वेरी गुड, नॉट 6D, नॉट दिस नॉट दिस, आंसर तो सिर्फ टोटल नोड से ही हो गया, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो करेक्ट आंसर आया इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 2p, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, यही मान लीजिए ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। इनके लिए जो ml की वैल्यू होती है, ये सपोज +1, ये -1, ये 0, यही तो होंगे इनके लिए ml की वैल्यू। अब अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में, मान लीजिए इसमें है, तो क्या डिफरेंट है, 2px में है वो, n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू p है तो 1 हो गई दोनों के लिए, ml की वैल्यू दोनों के लिए कितनी दे रखी है +1, सिर्फ स्पिन डिफरेंट है, एक की स्पिन +½ है और दूसरे की स्पिन -½ है,
तो इसका मतलब कौन सा क्वांटम नंबर डिस्टिंग्विश कर रहा है अगर सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल नहीं कर पा रहा, मैग्नेटिक नहीं कर पा रहा है, और एजिमुथल नहीं कर पा रहा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। डी मार्क करते हुए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एन की वैल्यू अगर 3 है, एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3, और एम एल क्या है? 0, N3, L1, ML0। अब 3px, 3py, 3pz में कितने ऑर्बिटल है जिनकी 0 ml है? एक ही तो ऑर्बिटल है ऐसा ना, 2 3 4 नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। वेरी गुड, देखते हैं आंसर हो गया। नेक्स्ट, कौन सी परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कौन सी पॉसिबल नहीं है? ध्यान रखना, n कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकता और n l से बड़ा रहेगा। तो n l से तो बड़ा है सभी में, राइट? ठीक है। और L के अकॉर्डिंग ML डिसाइड होगा, ठीक है? तो L3 के लिए M0 हो सकता है, L2 के लिए M-3 नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया। L2 के लिए M-2 हो सकता है, L0 के लिए M0 हो सकता है, ठीक है? अब बात आती है कौन सी परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है, मतलब सेकंड आंसर हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। बाकी सभी को आप चेक करेंगे, ए, सी और डी को, वो परमिसिबल रहेंगे, तो बी परमिसिबल नहीं है। ऑप्शन बी, वेरी गुड, मार्क करते हैं ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पूछा हुआ है। N2 में इलेक्ट्रॉन होंगे 14, CO2 में कितने होते हैं भाई? 6 और 8 दूनी 16, 22। Cn नेगेटिव में यहाँ 7 और 6 13 और 1 14। O2 में 8 दूनी 16, तो इनमें तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। N में कितने? 7। सल्फर और H2S CO सेम होंगे ही नहीं, बिल्कुल दिख रहे हैं। CO में देखो 6 और 8 14 हो गए, नहीं होगा। यहाँ N2 में देखेंगे 14, CO में 8 और 6 14, Cn नेगेटिव में 14, O22 पॉजिटिव में 16 में से 2 गए तो 14, ये आंसर हो जाएगा। Ca में आपको पता है कितने होते हैं? 20 एटॉमिक नंबर, 20 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल रहती है ना। Mg का 12 होता है और इसका 17, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। आई होप आप सभी ने मेरे साथ अटेम्प्ट किया होगा इसको। चलिए एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, सेव करके सबमिट करते हैं। देखिए हमारे सारे क्वेश्चंस ठीक हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है? सिंपल क्वेश्चन था, हमें मास नंबर 3 होगा और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन के साथ। करेक्ट ऑप्शन डी। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट दे रखी है, रेडियस ऑफ Li2 पॉजिटिव पूछी हुई थी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीधा, आर का फॉर्मूला n²/z, Rn का फॉर्मूला होता है A0 n²/z। ग्राउंड स्टेट के लिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। लिथियम के लिए Z की वैल्यू चेंज होगी। सिमिलर स्टेट N की वैल्यू 1 के लिए पूछा हुआ है, N की 1 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम। थर्ड देखा हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम दे रखी है और He पॉजिटिव के लिए पूछा हुआ है। फॉर He पॉजिटिव E की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी E1Z²/n², ये मैंने आपको बता रखा है। He पॉजिटिव के लिए जो E है, हमने कैसे लगाया वो फॉर्मूला? E जो होता है, En जो होता है वो क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ। En जो हमारा होता है वो क्या होता है? -13.6 इंटू Z² अपॉन n², यही होता है। और हमारा जो E1 आया था वो कितना आया था? -13.6। जब हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पुट कर देंगे, तो En क्या हो जाएगा? E1 इंटू में Z² अपॉन n²। अब आप देख सकते हैं He पॉजिटिव के लिए यही तो फॉर्मूला लगाया है। He पॉजिटिव के लिए सिर्फ क्या चेंज हुआ है? E1 अगर हमें निकालना तो Z चेंज हुआ है, Z की वैल्यू रखी 2 इंटू E1, E1 की वैल्यू कितनी? -13.6/1, कितनी आ गई? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 आया है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम पॉजिटिव के लिए अगर निकालेंगे तो हीलियम पॉजिटिव के लिए निकालेंगे तो E इन्फिनिटी माइनस E1, E इन्फिनिटी कितना? E इन्फिनिटी 0 माइनस के 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का।
तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना आ गया इसका, प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए। आर अगर रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो nth ऑर्बिट की रेडियस पूछी हुई है, सिंपल फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, r1n² या a0n², और r1 क्या है, r है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। फिफ्थ में क्या कर रहा है, एनर्जी पूछी है, सीधी फॉर्मूला लगाना है। एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, -13.6। अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z² की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि Z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 6D में आप देखेंगे n6 है, L2 है। एंगुलर नोड्स L के बराबर होते हैं, टोटल नोड्स n-1 हो जाएंगे, तो यहाँ पर रेडियल नोड्स 3 आ गई। ऐसे ही 5P में कैलकुलेट किया गया है, एंगुलर नोड L1 है, टोटल नोड्स 4 हैं, तो रेडियल नोड्स कितने आ गए, 3 आ गए। 3D में देखेंगे, एंगुलर नोड्स L2 है, टोटल नोड्स 2 आ गए, रेडियल नोड्स कितने आ जाएंगे, टोटल माइनस एंगुलर मतलब 0। 4F में देखेंगे, एंगुलर नोड्स L की वैल्यू 3 है, टोटल नोड्स 3 आ गए और 4-1 करके, और रेडियल नोड्स आ गए 0। तो इस एनालिसिस से ये पता लगा कि 3 एंगुलर नोड किस में है, 4F में, और 3 ही टोटल नोड किस में है, 4F में। बाकी यहाँ पर 3 नहीं आ रहे, देखो यहाँ पर 1 4 है और यहाँ पर 2 5 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, उसने कहा 3 एंगुलर नोड होने चाहिए और 3 टोटल नोड, आंसर डी। 7 क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सिंपल, स्पिन क्वांटम नंबर से। क्योंकि अगर कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें पहले 3 क्वांटम नंबर सेम है, n, l और ml, बोथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम हो सकते हैं, बट जो स्पिन क्वांटम नंबर ms, वो डिफरेंशिएशन करेगा उनके बीच में, ध्यान रखना कैसे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस हाफ होगी और दूसरे की माइनस हाफ, मतलब स्पिन अप या फिर क्लॉकवाइज एंड स्पिन डाउन या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये डिस्टिंक्शन किसकी वजह से आया था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, ऑप्शन डी। N3L1ML0, बताइए कैसे पता लगाएंगे। अगर N3 है, L1M0 है, तो आप देखेंगे 3p ऑर्बिटल है, 3px 3py 3pz मान लेते हैं। ML0 के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, p सब शेल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। 9th क्वेश्चन में हमने कौन सा परमिसिबल नहीं है, सिंपल था एकदम, कौन सा परमिसिबल नहीं है, m की वैल्यू 12+1 लगाएंगे, l की वैल्यू 2 के लिए m हो जाएगा 5, तो इसका मतलब 5 वैल्यू पॉसिबल है, और यहाँ पे दे रखा -3, ml -3 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि l की वैल्यू 2 के लिए ml -3 तो नहीं होगा, क्योंकि ml -l से लेके +l तक जाता है इंक्लूडिंग 0, तो बाकी सभी को आप चेक करेंगे वो परमिसिबल आएंगे, तो ये वाला परमिसिबल नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो मैंने सभी में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दिखाए हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर सभी में जो सेम इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, N2COCN नेगेटिव एंड O2 2 पॉजिटिव में आपके सेम सेट ऑफ मतलब ये क्या है, सेम सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब इन सभी चारों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्विकली एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए जो हमने डीपीपी और पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके डीपीपी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट नहीं हो पाए हो, तो आप सेशन के बाद, जो फिजिक्स का सेशन हो जाएगा उसके बाद, डीपीपी और पीवाईक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट के लिए जो भी लिंक्स दी गई हैं उनको अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो आप जूम डाउट क्लियरिंग सेशंस पर जा सकते हैं, या फिर आप अपनी क्वेरी साथ ही फोरम पर पोस्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो मिलेंगे अब आपसे कल की क्लास में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, डे 23 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।